हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर एस के रमन आपका स्वागत करता हूं राठौर आयुष अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है भारतीय मानसून पर जेट स्ट्रीम का प्रभाव। इंडियन ज्योग्राफी में जो भारतीय मानसून से रिलेटेड आपका जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिस पर आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। और इंडियन सिनेरियो में जो भारतीय मानसून के बारे में जो भी आज तक जितना भी उसकी उत्पत्ति के बारे में जो रिसर्च हुआ है, जो अनुसंधान हुआ है, उनसे क्या क्या निष्कर्ष निकले हैं, इन सब बातों पर आज हम अपनी क्लास में बारीकी से डिस्कस करेंगे, ताकि एग्जाम में किसी भी एंगल से यदि कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसमें हमारी कोई भी मिस्टेक नहीं हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मानसून है वो क्या है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मानसून सबसे पहले हम देखेंगे। जैसा कि हमने अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ा है, अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा है, हम सब जानते हैं जो मानसून है वो एक अरबी भाषा के शब्द मौसम से निकला है। मौसम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है अरबी भाषा में, उसका अर्थ है सामयिक पवनें जो वर्ष में के लगभग 6 महीने तट से जो है सतल की ओर और 6 महीने सतल से समुद्र की ओर, यानी कि वो जो पवने हैं वो अपना मतलब जो रूटीन है, जो उसका प्रवाह का जो दिशा है वो मौसम के अनुसार बदलती रहती है। वर्ष के 6 महीने वो क्या चलेगी समुद्र से सतल की ओर, और वर्ष के 6 महीने सतल से समुद्र की ओर। तो इस रूटीन को, अपने इस प्रवाह की दिशा को बदलने के कारण जो अरबी यात्री थे, जो आमतौर पर समुद्री यात्राओं के द्वारा, नाव के द्वारा वो भारतीय उपमहाद्वीप से जो व्यापार करते थे, तो उन्होंने महसूस होता था कि भारतीय उपमहाद्वीप में आने जाने समय जो मौसमी पवनें हैं वो मौसम के अनुसार या ऋतु के अनुसार बदलती रहती हैं, वो हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलती। और इसे सतलीय और सागरीय समीर को उन्होंने मानसून शब्द का नाम दिया। अब देखिए कि भारतीय जो मानसून है या मानसूनी पवनों द्वारा जो भारत में वर्षा होती है, उसकी उत्पत्ति के संबंध में आज तक जितने भी अनुसंधान हुए हैं, जितने भी भूगोलवेताओं द्वारा, जलवायुवेताओं द्वारा आज तक जो भी अनुसंधान किए गए हैं, इसके बारे में जो मत आज तक प्रस्तुत किए गए हैं, उनको हम मोटा मोटा 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हेली का धरातलीय तापमान सिद्धांत, और उसके बाद दूसरा है पी कोटेश्वरम का जेट स्ट्रीम सिद्धांत। सबसे पहले सन 1686 में ब्रिटिश भू भौतिक शास्त्री और जलवायुवेता एडमंड हेली ने धरातलीय तापमान प्रक्रिया का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार एडमंड हेली क्या कहते हैं? एडमंड हेली ने बताया कि जैसे जैसे धरातल के तापमान और समुद्री सतह के तापमान, यानी कि जलीय सतह के तापमान और धरातलीय सतह के तापमान में समय के अनुसार या मौसम के अनुसार, दिन और रात के मौसम के अनुसार तापांतर आ जाता है। और इस तापांतर के कारण, यानी कि ताप में अंतर के कारण जो असमानता उत्पन्न हो जाती है, उसके कारण जहां हम जानते हैं मौसम में तापमान अधिक होगा, गर्मी अधिक होगी, तो गर्मी अधिक होने के कारण वहां पर क्या होगा, वायुदाब निम्न हो जाएगा। और जहां पर जो मौसम ठंडा होगा अपेक्षाकृत, वहां पर की जो वायु होगी वो भारी होगी और वहां पर जो वायुदाब है अधिक रहेगा। तो तापांतर के कारण अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से जो पवने हैं वो निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की तरफ प्रभावित होंगे। इस सिद्धांत को कहा गया धरातलीय तापमान का सिद्धांत। लेकिन ये सिद्धांत है वो बहुत पुराना हो गया है और वर्तमान में इस सिद्धांत की जो प्रासंगिकता है वो कम हो गई है। तो पी कोटेश्वरम का जो जेट स्ट्रीम सिद्धांत है उसको अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और उसकी जो स्वीकार्यता है वो अधिक है मानसून की उत्पत्ति के बारे में। तो आज हम जो देखेंगे वो हमारा टॉपिक होगा सिर्फ जेट स्ट्रीम का सिद्धांत और उसका भारतीय मानसून की उत्पत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जेट स्ट्रीम को समझे सबसे पहले भारतीय भूगोलवेता या जलवायुवेता पी कोटेश्वरम ने सन 1958 में जेट स्ट्रीम सिद्धांत के बारे में संकल्पना प्रतिपादित की। तो सबसे पहले पी कोटेश्वरम जो भारतीय जलवायुवेता थे, उन्होंने भारतीय मानसून की उत्पत्ति का संबंध तिब्बत के पठार से जोड़ा। उन्होंने बताया कि उत्तर भारत के या कहिए भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में स्थित जो तिब्बत का पठार है वो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है और विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। तो तिब्बत के पठार पर जो गर्मी के मौसम में जब तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, उस गर्मी के कारण वहां की जो पवनें हैं वो गर्म होकर के ऊपर की ओर प्रभावित होती हैं और
ऊपर की ओर प्रवाहित होकर के वो जो वायुमंडल की दूसरी दिशाओं की तरफ से प्रवाहित होते हैं तो कहाँ कहाँ जाते हैं, किस दिशा में जाते हैं, और उसका उन दिशाओं में जाने के बाद वहां के मौसम पर या वहां के वायुदाब पर, वहां की पवनों पर क्या असर पड़ता है। तो इस तिब्बत के पठार से उत्पन्न होने वाले गर्म हवाओं का संबंध पी कोटेश्वर ने सबसे पहली बार भारतीय मानसून की उत्पत्ति के साथ जोड़ा। तो देखते हैं तिब्बत का पठार के ऊपर जो पवने हैं और वो किस प्रकार से भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। तो तिब्बत का पठार जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, वो बहुत अधिक गर्म होने के बाद जब वहां से जो पवने हैं वो दक्षिणी दिशा में मुड़ करके हिंद महासागर की तरफ, वो किस दिशा में मुड़ करके, दक्षिणी दिशा की तरफ। वो दक्षिणी दिशा की तरफ क्यों मुड़ी, जैसे कि पहले भी तापमान के अंतर के कारण बताया, जो उत्तरी महाद्वीप जिस तरफ रसिया साइड है, साइबेरिया साइड है, वहां का जो टेम्परेचर है अपेक्षाकृत कम रहता है और उसके कारण वहां का जो तापमान जो कम रहने के कारण वायुदाब अधिक होता है। और साउथ की तरफ जो भूमध्य रेखा की तरफ है, तो भूमध्य रेखा के ऊपर अक्षोभ मंडल और उसके निम्न परतों में जो निम्न वायुदाब की स्थिति पैदा हो जाती है, तो ये तिब्बत के पठार के ऊपर उत्पन्न होने वाली गर्म हवाएं दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ करके भूमध्य रेखा की तरफ आती हैं और इसको पूर्वी जेट स्ट्रीम कहा जाता है। उत्तर भारत के बहुत से क्षेत्रों में लगभग 9000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर ये पवने बहना शुरू कर देती हैं और आमतौर पर मार्च अप्रैल के महीने में बहुत सी बार प्री मानसून की वर्षा का कारण भी बनती हैं। लेकिन जब तिब्बत के ऊपर उत्पन्न होने वाली गर्म हवाएं भूमध्य रेखा के ऊपर अक्षोभ मंडल पर या उसके निम्न परतों पर जब इधर लगभग 5 से 9000 मीटर की ऊंचाई पर वो जब भूमध्य रेखा की तरफ नीचे उतरती हैं, तो उसका हिंद महासागर के जो जलवायु है या वहां की पवनों का जो प्रभाव है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। अब देखिए, इस भूमध्य रेखा पर उतरने वाली जो गर्म हवाएं हैं वो यहाँ के निम्न वायुदाब में जो नीचे उतरती हैं, तो हिंद महासागर की उत्तरी पवनों को वो भारतीय महाद्वीप की तरफ धकेलती हैं और भारतीय महाद्वीप की तरफ धकेलने के बाद वो जो पवने हैं दक्षिणी पश्चिम मानसून के रूप में भारतीय महाद्वीप की तरफ अग्रसर होती हैं और भारत में पहुंचने के बाद में वर्षा का कारण बनती हैं। यही पवने जब शरद ऋतु में दक्षिणी पूर्वी या उत्तरी पूर्वी दिशा से आती हैं, तो इनको उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है और तमिलनाडु के तट पर वो सर्दी के मौसम में बारिश करती हैं। लेकिन जो तिब्बत का पठार, भूमध्य रेखा और हिंद महासागर के तीनों के मिलकर के जो वायु चक्कर बनता है, उसके कारण भारतीय मानसून पर उसकी जो प्रभाव है वो पूरे भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। अब देखिए, इस मानसून की उत्पत्ति का जो जेट स्ट्रीम सिद्धांत है ये कितना मान्य है। इस सिद्धांत की जो मान्यता है वो मोनेक्स द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है। मोनेक्स हम जानते हैं भारत और रूस के जो जलवायुवेता हैं उनके द्वारा एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है और उसने इस सिद्धांत को मान्यता दी है। इसका मतलब ये सिद्धांत जो है अभी हमारे ऊपर बिल्कुल सटीक लागू होता है। तो दोस्तों, ये है हमारा जेट स्ट्रीम का सिद्धांत। मानसून की उत्पत्ति पर जेट स्ट्रीम के साथ साथ में एल नीनो और ला नीनो को भी हम पढ़ते हैं। तो एल नीनो और ला नीनो का प्रभाव भारतीय मानसून पर कैसे पड़ता है, इसको हम करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।